नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार आज फिर एक नए राजनीतिक विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहा हूं विद्रोह, आंदोलन और क्रांति के संदर्भ में। इन तीनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन सामान्य तौर पे हम एक ही संदर्भ में इसे प्रयोग करते हैं। विद्रोह, आंदोलन और क्रांति, यह तीनों जन असंतोष से उत्पन्न होता है। होने वाले अन्याय के खिलाफ विद्रोह, आंदोलन और क्रांति का सूत्रपात होता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे विद्रोह पर। विद्रोह, जिसे उर्दू में बगावत, बांग्ला भाषा में विप्लव और इंग्लिश में रिवॉल्ट कहते हैं। विद्रोह अचानक उत्पन्न होने वाला विरोध प्रदर्शन है। यह हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है। अधिकांश विद्रोह हिंसक होते हैं, जब जनता व्यवस्था के द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करने लगती है, तो उस स्थिति को विद्रोह कहते हैं। विद्रोह का अर्थ है कि ऐसा असंतोष, ऐसा माहौल जिसमें जनता अपने गुस्से को अभिव्यक्त करती है, वह तैश में होती है और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विध्वंसक रूप अपना लेती है। उस स्थिति को विद्रोह कहते हैं। जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो इसका मतलब हिंसक और अहिंसक दोनों ही स्वरूप हो सकता है। विद्रोह का मतलब होता है कि जनता का वह भाव जो अचानक ही प्रस्फुटित हुआ हो किसी एक घटना के कारण। जैसे 1857 की घटना को विद्रोह भी कहा जा सकता है। हालांकि हमारे भारतीय विचारक और कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार इसे विद्रोह की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन तथापि अधिकांश जगह आप इसे 1857 का विद्रोह के रूप में ही रेखांकित पाएंगे। सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की घटना को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अशोक मेहता जी ने भी इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उस समय इंग्लैंड की संसद में विपक्ष के नेता डिजरेली ने 1857 की घटना को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आगे चलकर भारत के जो सरकारी इतिहासकार नियुक्त हुए, श्री एसएन सेन, उन्होंने कहा कि 1857 की घटना केवल विद्रोह तो नहीं थी, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। इन दोनों के बीच की स्थिति है। वस्तुतः 1857 की घटना दिल्ली और मेरठ से शुरू होकर नर्मदा नदी के तट तक पहुंची और पूरब में हम इसे बंगाल तक फैला हुआ देखते हैं। लेकिन यह जो घटना हुई थी, यह वास्तव में अचानक ही उत्पन्न हुई थी। जब नई राइफल का सेना को प्रयोग करना था, उन सिपाहियों से कहा गया कि उसके कारतूस को दांत से काटना होता था। उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने का अंदेशा या अफवाह फैलाया गया और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त अपवित्र होता है। और ये दोनों ही समुदाय बुरी तरह भड़क गया कि उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही। इसके खिलाफ सर्वप्रथम मंगल पांडे ने बगावत की और फिर उसने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों पर फायरिंग कर दी। बाद में इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वह घटना बहुत तेजी से फैलती गई और उस समय के बहुत से राजे, रियासतें इसमें शामिल हो गए। बाद में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी इसमें शामिल हुए और इससे एक राजनीतिक रूप मिल गया। तथापि बहुत बड़ी संख्या में इतिहासकारों का मत इसे विद्रोह मानता है। लेकिन विद्रोह की जो भी घटनाएं होती हैं, वह अचानक ही उत्पन्न होती है और जब यह अचानक उत्पन्न होकर हिंसक रूप ले ले या बहुत व्यापक रूप से फैल जाए, तो उस घटना को हम विद्रोह कहते हैं। विद्रोह से अलग होता है आंदोलन। आंदोलन, जिसे इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं और उर्दू में तहरीक कहते हैं। मूवमेंट, तहरीक या आंदोलन, इसका मतलब होता है कि जनता का वह संगठित समूह जो संगठित रूप से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था के खिलाफ अपने विरोध को रखता है, अपनी बात को सरकार को पहले से ही सूचना देकर वह अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाता है। जैसे महात्मा गांधी का जो मूवमेंट हुआ करता था, जो मांग हुआ करता था, उस मांग के लिए वो पहले सरकार को सूचित करते थे और व्यवस्था को सूचित करने के बाद फिर वो अपने मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन किया करते थे। जब 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद पूरे देश में गुस्से की लहर थी। उस गुस्से को गांधी जी ने एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को सूचना देते हुए कि हमारी मांगों को माना जाए, उन्होंने अखिल भारतीय स्तर का असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1930 में नमक के मुद्दे पर कि नमक हमारे देश में बनाया जाता है और इस पर भारतीय लोग टैक्स नहीं देंगे, इस मुद्दे पर उन्होंने अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन शुरू किया। ऐसे जितने भी तरह के आंदोलन होते हैं, वह पहले से सूचित किए जाते हैं। सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यह प्रदर्शन होता है और इसके तहत हम अपनी मांगों को मानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ है, अर्थात इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आंदोलन। अब जस्टिस के लिए जो उनका मूवमेंट था, उसमें उन्होंने क्या हासिल किया यह तो पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों उनकी सरकार जा चुकी है। उन्हें हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। उनके पार्टी के भी बहुत से नेता उन्हें छोड़कर चले गए और उन सभी लोगों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया, उसके कारण उनकी सरकार चली गई। सरकार आने से पहले इमरान खान ने भी पूरे पाकिस्तान में एक आंदोलन का माहौल बना दिया था और एक ऐसी तहरीक स्थापित की थी कि जिसके कारण उन्हें सत्ता हासिल हुई। हमारे देश में भी
सत्ता परिवर्तन के लिए कई बार आंदोलन हुए हैं। 1977 में संपूर्ण क्रांति के नाम पर जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसने सत्ता परिवर्तन किया। उसमें सभी दलों के नेता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है और वह सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। 1989 में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भी पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। दक्षिणपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न वामपंथी पार्टियों ने एकजुट होकर वीपी सिंह को समर्थन दिया और वीपी सिंह की सरकार ने पूर्व राजीव गांधी की सरकार को बेदखल किया सत्ता से। यह राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से ही संभव था। इस तरह के बहुत से आंदोलन हमारे देश में या दुनिया भर में होते हैं जो संगठित सुनियोजित रूप से होते हैं और अधिकांशतः आंदोलन अहिंसक ही होते हैं। बाद विद्रोह आंदोलन से भी बड़ा स्वरूप होता है क्रांति का। क्रांति जिसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन और उर्दू में इनकलाब कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन जो पहले नहीं हुआ। वह अभूतपूर्व बदलाव, अभूतपूर्व परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। क्रांति का अर्थ होता है कि जो व्यवस्था पहले थी वो अब नहीं है, अब कोई नई व्यवस्था आ जाए। जैसे 1688 में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसमें राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र लाया गया। बाद में वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, अर्थात राजा के पद को छोड़कर अन्य सभी पदों पर चुनाव होते हैं। 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें भी फ्रांस में जो राजतंत्र था उसे हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की गई। दुनिया भर में जहां भी एक शासन व्यवस्था को हटाकर दूसरी शासन व्यवस्था आ जाए, जैसे राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र आए, लोकतंत्र को हटाकर सैन्य तंत्र आए या सैन्य तंत्र को हटाकर फिर दूसरी कोई व्यवस्था आ जाए, तो वो व्यवस्था राजनीतिक रूप से क्रांति कहलाती है। ऐसा देखने पर हम पाते हैं कि भारत में इस तरह की व्यवस्था एकाएक नहीं आई है। यह क्रमबद्ध उत्तरदायी सरकारों का यहाँ पे गठन होता रहा है। 1857 से पहले मुगल सम्राट यहाँ के एकमात्र सम्राट होते थे। हालांकि उनकी शक्तियाँ कम होती चली गई, लेकिन 1857 की घटना के बाद भारत का शासन पूरी तरह से इंग्लैंड के सम्राट के हाथ में चला गया। इंग्लैंड के सम्राट और इंग्लैंड की सरकार की व्यवस्था के तहत होता था। इस तरह देखें तो एक राजतंत्रिक सरकार के बाद दूसरे राजतंत्रिक व्यवस्था में शासन चला गया, तो ये क्रांति नहीं हुई। फिर बाद में जब हमारे यहाँ 1947 में आज़ादी मिली और गणतंत्र स्थापित हुआ, तो उससे पहले हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के रूप में धीरे धीरे आ चुकी थी। 1937 में चुनाव हुए थे और चुनाव के तहत कई राज्यों में सरकारें बनी थी और संसदीय व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक सरकारें गठित होने लगी। भले ही उनके पास शक्तियां कुछ कम थी, लेकिन उनकी सरकारों ने लोकतांत्रिक तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह देखे जाए तो पूरी तरह हमारे यहाँ आमूलचूल बदलाव वाली व्यवस्था नहीं आई राजनीतिक रूप से। इसलिए हमारे यहाँ जो भी सत्ता हस्तांतरण हुआ है उसे हम पूरी तरह क्रांति नहीं कहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में क्रांति नहीं हुई है। राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक क्रांति हमें देखने को मिलता है। जैसा हरित क्रांति। जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पहले जो अनाज का उत्पादन होता था उससे कई गुना ज्यादा की वृद्धि हुई। उन्नत खाद, बीज और अच्छी खेती करने की प्रणाली को अपनाने के बाद हमारे यहाँ 2.5 गुना से 3 गुना तक उपज बढ़ने लगी। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और हमारे खेतों में जो पहले हल बैल के माध्यम से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि चीजों जो तकनीकी रूप से हमारे कृषि को कुशल बनाता है, बेहतर बनाता है, उन चीजों को अपनाया जाने लगा। तो इसे हम क्रांति कहते हैं और यह हरित क्रांति अर्थात खेतों के क्षेत्र में मतलब कि फसल उत्पादन में यह क्रांति हुई। उसी तरह सूचना क्रांति जब हम कहते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है उसकी सूचना हमारे पास मिनट में ही उपस्थित हो जाए। भारत में ही नहीं, दुनिया भर के किसी भी कोने के में बैठे हुए लोगों से हम पल भर में बात कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ी हुई सूचना हासिल कर सकते हैं। तो यह जो परिवर्तन हुआ है सूचना के क्षेत्र में, यह अभूतपूर्व है। इसे हम सूचना क्रांति कहते हैं और भारत सूचना क्रांति के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं जिस क्षेत्र में पहले जो व्यवस्था नहीं थी वह व्यवस्था आ जाए या उससे बहुत ही अधिक बड़ा बदलाव हो जाए तो हम उसे क्रांति करें। संक्षेप में कहें तो विद्रोह, आंदोलन और क्रांति, इन तीनों के मूल में ही कहीं न कहीं असंतोष, अन्याय, असमानता जैसी चीजें होती है जिसके विरुद्ध जनमानस एकजुट होकर विरोध करता है और फिर वह जिन रूपों में सामने आता है उनके अलग अलग रूपों के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर वह एकाएक उत्पन्न हुआ हो तो वह विद्रोह कहलाता है। वह संगठित रूप से सुनियोजित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़े तो आंदोलन कहलाता है और ऐसी परिवर्तन ले आए, ऐसा आमूलचूल बदलाव ले आए जो पहले नहीं हुआ हो तो क्रांति कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।